हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन। एक और सेशन में इंग्लिश के आपका स्वागत है। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे यूपी टेट जूनियर के 2017 का इंग्लिश का पेपर कैसा आया था, उसके सॉल्यूशन देखेंगे। मैं सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम अगर उसमें उसके बाद भी आती है तो यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। और अगर आप नए हैं, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को बताइएगा, जो भी इंटरेस्टेड हैं सभी को बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन 61 से सीरीज ये था, 61 से 90 तक था और ये सेकंड लैंग्वेज के रूप में आता है। देखते हैं क्या क्वेश्चन था। टू चू द कड, टू चू द कड करेक्टली मीन्स, तो ये एक इडियम है बच्चों, ये मुहावरे से एक एक प्रश्न जो है उसमें आया था। टू चू द कड होता है ऐसे जानवरों के लिए बोलते हैं जो लोग जुगाली कर क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। तो जुगाली करने का क्या होता है कि पहले वो ढेर सारा खाना खा लेते हैं और उसके बाद में जो है कट जो होता है, यानी जो सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, उसको वो वापस से लेकर के आते हैं और फिर उसको वो चू करते हैं, यानी कि चबाते हैं। तो वो जुगाली करते हैं धीरे धीरे आराम से। ऐसा आपको देख के लगेगा कि हाँ वो कुछ सोच रहे हैं और आराम से जुगाली कर रहे हैं। इसी को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट के रूप में लें, यानी भावार्थक रूप में अन्य चीजों पर लगाएं, मुहावरे के रूप में, तो टू चू द कड का अर्थ होता है टू मेडिटेट, मतलब हाँ कुछ सोचना बैठ के आराम से कि हाँ क्या हो रहा है, या मेडिटेट एक जगह पर ध्यान को केंद्रित करना। तो 61 का 3 हो जाएगा बच्चों। 62 he was very much ashamed his mischief, तो ये प्रीपोजिशन प्लस फ्रेज का है। ashamed अगर आप किसी चीज पर हो तो आप उसके साथ ऑफ लगाते हो। जैसे आप ये कह सकते हो कि आई एम अशेम्ड ऑफ यू रोहित, आई एम अशेम्ड ऑफ यू, मतलब मुझे तुम्हारे पर शर्म आ रही है, तुमसे मुझे शर्म आ रही है। तो जिस चीज पर शर्म आती है उसके लिए ऑफ लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ ही वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज मिस्चीफ, मतलब अपनी गलती पर उसको शर्म आ रही थी, तो अशेम्ड के साथ में ऑफ हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखिए, ना कि अशेम्ड। अगर आपको किसी चीज पर गर्व भी है तब भी आप लिखते हो प्राउड ऑफ भी होता है, ठीक है। किसी चीज, कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है तब भी आप लिखते हो फॉन्ड ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका, अगर वो फर्स्ट आता तो वो अमेरिका जाता। बच्चों ये स्ट्रक्चर जनरली ऐसे होता है कि इफ ही हैड स्टूड फर्स्ट, इफ ही हैड स्टूड फर्स्ट ऐसे आता है। या आप कोई एग्जांपल सोचो कि अगर मैंने और मेहनत की होती तो मेरे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। इफ आई हैड वर्कड हार्डर आई वुड हैव गॉट मोर मार्क्स। तो इफ और फिर सब्जेक्ट बाद हैड लगाते हैं। लेकिन जब भी यहां पर ये हैड ना हो तो क्या होता है ये बच्चों, ये इफ के प्लेस पर ये हैड आ जाता है। यानी कि स्ट्रक्चर कैसा बनता है, हैड ही स्टूड फर्स्ट। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, हैड ही स्टूड फर्स्ट का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे आपने बोला था अभी अभी हम लोगों ने एक सेंटेंस देखा था कि इफ यू हैड वर्कड हार्डर, अगर तुमने और मेहनत की होती तो अच्छे मार्क्स आ जाते। तो इफ यू हैड वर्कड हार्डर, आप समझिए कि अगर ये यू के बाद ये हैड हटा दे तो सामने का इफ भी हटेगा और हैड आगे आ जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैड यू वर्कड हार्डर, ठीक है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है जहां पर हैड उठ करके आगे आता है और जो कंजंक्शन इफ है वो हट जाता है। तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा 63 का बच्चों, ये सेकंड हो जाएगा। यहां पर अगर आप हैड लिखोगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, ऑफ द सोर्ड एंड पेन द इज मोर पावरफुल। सोर्ड मतलब तलवार और पेन में पेन ज्यादा ताकतवर होता है, ऐसी एक कहावत है। तो जो बाद में आता है, जैसे देखिए दो चीजों की हुई है बात, दो चीजों का अगर हम ऑर्डर देखें तो पहले सोर्ड आया है, बाद में आया है पेन। तो बाद वाला जो होता है उसके लिए हम लगाते हैं लैटर। क्या लगाते हैं बच्चों, लैटर, ना कि लेटर। लेटर क्या होता है, लेटर का अर्थ होता है बाद में, ये समय के लिए आता है ना। आई विल टॉक टू यू लेटर, मतलब मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। लेकिन दो चीजें अगर बोल दी जाए और दोनों चीजों को ऑर्डर का बात हो, पहले वाली बात, पहले वाली चीज या बाद वाली चीज, तो उसके लिए आप लेटर लिखते हो जिसमें डबल टी होता है। प्रोनाउंसिएशन भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि आप चाय लेंगे या कॉफी, तो आपने कहा कि जो आपने बाद में बोला है ना वो मुझे चाहिए, मतलब आई वांट द लेटर। तो लेटर क्या हो जाएगा, कॉफी, उस कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर ये लेटर क्या है, ये है पेन, ठीक है। 65 पर आते हैं बच्चों। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों के साथ कौन सा प्रीफिक्स है जो इन सबके साथ हो सकता है यूज। तो ये देखिएगा, बिहेव का उल्टा क्या होता है, मिसबिहेव। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, मिसबिहेव का मतलब होता है दुर्व्यवहार करना। गाइड का मतलब होता है किसी को रास्ता दिखाना, मिसबिहेव का मतलब उसको भटका देना। यूज का मतलब होता है किसी चीज का प्रयोग करना, सदुपयोग। और मिस यूज का अर्थ क्या होता है बच्चों, दुरुपयोग करना, मतलब उसको गलत तरीके से यूज करना। तो मिस ऐसा है जो तीनों के साथ आ रहा है, तो ये हो जाएगा मिस इसमें। क्वेश्चन नंबर 66, द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, कमिटी इस पॉइंट पर वन थे। तो बच्चों कमिटी हो या ऑडियंस है, जैसे ऑडियंस है, कमिटी है,
ज्यूरी है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है, ज्यूरी है। इनमें आप देखिए कि क्या ये डिवाइडेड है, अगर ये डिवाइडेड है तो ये प्लूरल होते हैं, अगर ये डिवाइडेड नहीं है, एक ही है, तो सिंगुलर होते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पूरी समिति जो है उसका एक मत था, तो अगर सबका एक मत था तो क्या होगा बच्चों, ये सिंगुलर हो जाएगा, यहाँ पर वॉज आएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड वाला। बाकी में देखिएगा इन्होंने वॉज डिवाइडेड लिखा है, अगर डिवाइडेड है भैया तो वर होगा। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, इनमें से कौन सा सिमिली का एग्जाम्पल है। बच्चों सिमिली में कैसे शब्दों का प्रयोग होता है, लाइक और एज जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो क्या लिखा हुआ पहला ही प्रश्न, पहला ही ऑप्शन देखिए, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं अकेले बादल की तरह घूम रहा था, वांडर मतलब घूमना, मैं अकेले बादल की तरह घूम रहा था। तो जैसे बादल होता है, बादल की तरह मैं अकेले घूम रहा था, तो इसका इसमें क्या है, अपनी तुलना उसने बादल से की और एज शब्द का प्रयोग किया है, फर्स्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर आ जाइए 68 पर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, द विजिटर्स वर शोन द न्यू बॉर्न बाय द वुमेन, विजिटर्स जो थे, जो मेहमान आए थे, उनको जो न्यू बॉर्न बेबी था उसको दिखाया गया बाय द वुमेन, औरत के द्वारा। तो एक कोई औरत होगी, उसने जो है विजिटर्स को न्यू बॉर्न जो बच्चा था उसको दिखाया। तो बच्चों देखिए कि ये पैसिव में है, एक्टिव में लिखना है। पैसिव के लिए मैंने आपको बहुत आसानी से बताया हुआ है, या अगर आप नहीं जानते, आप न्यू हो तो हमेशा समझिएगा, पैसिव वॉइस में लिखे गया सेंटेंस हमेशा बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता है, यानी उसमें कोई फॉर्म बी की आई होगी, यानी कि इज एम आर या वॉज वर हो जाएगा उसका सेकंड फॉर्म, या बीन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फॉर्म बी की आई हो पैसिव वॉइस में, वही फॉर्म वर्ब की आई होगी एक्टिव वॉइस में। यहाँ वर लिखा हुआ है, बी की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है इस वर्ब की सेकंड फॉर्म आई होगी एक्टिव वॉइस में। तो शोन का सेकंड फॉर्म क्या होता है बच्चों, शोन का सेकंड फॉर्म होता है शोड। सिर्फ हमको शोड ढूंढना है, देखिए शोड हमको यहाँ पर मिल रहा है, थर्ड को क्लिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइएगा। द वुमेन शोड द विजिटर्स द न्यूबॉर्न, वुमेन ने न्यूबॉर्न जो है विजिटर्स को दिखाया, ठीक है। आगे देखिएगा, सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड एडवर्स, एडवर्स शब्द के लिए एंटोनिम आपको चुनना है बच्चों। देखिए एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत हालात हो, कैसे हो, विपरीत हालात हो, या आपके फेवर में ना हो, व्हेन थिंग्स आर अनफेवरेबल, कैसी हो भैया, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल मतलब आपको लेकर के फेवरेबल ना हो। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा फ्रेंडली, जब चीजें क्या हो आपके लिए, फ्रेंडली हो बच्चों। तो जब चीजें फ्रेंडली होंगी तो फिर आपको वो चीजें बहुत अच्छे से, आराम से आपके लिए सुविधाजनक होंगी, है ना। एडवर्स का जो सिनोनिम है हॉस्टाइल हो जाएगा, हॉस्टाइल भी वही चीजें होती हैं जो आपके लिए फ्रेंडली ना हो, जो आपके लिए जो है मित्रतापूर्ण ना हो, ठीक है, दुश्मनी जैसा हो, हानिकारक हो, डेंजरस हो। इनिमिकल का भी अर्थ होता है कि हानिकारक होना या डेंजर में डालना, और अनविलिंग का मतलब होता है इच्छुक ना होना, ठीक है बच्चों। तो 69 में इसका उल्टा केवल एक ही है, वो हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखिएगा बच्चों, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। तो ये एक प्रोवर्ब है जिसमें कहा गया है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, जो ब्लड होता है वो पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, मतलब ब्लड का जो, ये अक्सर आता है उसके लिए कि ब्लड का जो संबंध होता है, ब्लड रिलेशन जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये एक कहावत है। तो ये इस कहावत का मीनिंग क्या होता है कि जो खून का रिश्ता होता है वो हर चीज से ज्यादा स्ट्रांग होता है, भले आप किसी को खिलाओ पिलाओ चाहे जितना करो, लेकिन जब मौका आता है तो वो अपने जिनके साथ खून का रिश्ता होगा उन्हीं के लिए वो ज्यादा लॉयल होगा, ठीक है बच्चों। बीज आर केप्ट इन, बीज को कहाँ रखा जाता है, मधुमक्खियों को कहाँ रखते हैं बच्चों, तो बीज को हम लोग रखते हैं एपियरी में, ठीक है, बीज को हम लोग एपियरी में रखते हैं बच्चों, ठीक है। और पेंट्री वो जगह होती है जहाँ पर खाना ना बनता है, नर्सरी में पौधे, और एक्वेरियम क्या होता है जहाँ पर मछलियों को रखते हैं। आगे देखिए, द इडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का सबसे पहले यूज जो है शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में किया था। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का यूज होता है जेलस लोगों के लिए, जो लोग दूसरे से क्या होता है ईर्ष्यालु होते हैं, जो दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जो लोग जेलस होते हैं दूसरे से, उनको बोलते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर। आगे देखिएगा बच्चों, सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड, किसमें आर्टिकल का प्रयोग रॉन्गली हुआ है, तो ही इज अ यूरोपियन सही है, भले ही यहाँ पर वॉवेल आया है बट यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन या का रहा है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है वॉवेल का अगर प्रोनाउंसिएशन होगा तो आ से ओ के बीच में होगा, ठीक है बच्चों। आ पीपल एकदम सही है, 12 इंचेस मेक अ फुट,
12 इंच से 1 फुट बनता, सही है। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ही इज अ एमए। एमए को बोलते हो तो शुरुआत में क्या आता है, एमए। देखिए ए आता है, ए इनके बीच में है या नहीं है सर, तो ये वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड है तो इसके लिए इधर क्या होना चाहिए था, एन होता तो सही होता, इसीलिए रॉन्ग कहाँ यूज हुआ है, फर्स्ट में यूज हुआ है। 74 देखते हैं, पिक आउट द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग। फॉलोइंग सेंटेंस के लिए करेक्ट क्वेश्चन टैग को आपको पिक करना है। देखिए क्या लिखा हुआ, पीपल शुडंट ड्रिंक एंड ड्राइव, लोगों को पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। बच्चों शुडंट देखिएगा, सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, तो शुडंट का पॉजिटिव हो जाएगा शुड, और लोग हैं, लोग प्लूरल हैं, तो प्लूरल के लिए हमेशा क्या आता है बच्चों, दे हो जाएगा, तो शुड दे होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये शुड दे के हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिएगा बच्चों, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, इंसेक्ट्स मतलब जो कीड़े मकोड़ों का साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं, तो बच्चों कीड़े मकोड़ों का साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है कि अपराधों का अध्ययन या अपराधी का या अपराध का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी होता है फंजाई जो होती है, फंजाई का अध्ययन होता है, ठीक है, जो फंगस होता है फंजाई के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। मेटेरोलॉजी का मतलब होता है मौसम का अध्ययन, ठीक है, वेदर का या एटमॉस्फेयर का, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब जो होता है, ठीक है बच्चों, एटमॉस्फेयर का। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंटैंकरस। कैंटैंकरस सुनने में ही लग रहा है कोई निगेटिव शब्द है। कैंटैंकरस वो होता है जो बहुत ही क्या हो बच्चा, क्वेरलसम हो, बहुत झगड़ालू हो, बहुत ज्यादा झगड़ा करता हो, उसको बोलते हैं, या बहुत ज्यादा जो चिड़चिड़ा हो जाता हो, इरिटेट हो जाता हो और दूसरों से लड़ने लगता हो, उसको बोलते हैं कैंटैंकरस। तो ये हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं, सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ए बी सी एंड डी, पॉइंट आउट द पार्ट व्हिच हैज एन एरर। ऐसे पार्ट को पॉइंट आउट कीजिए जिसमें एरर है। तो बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल, मतलब तुम पिछले 1 साल से अंग्रेजी सीख रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है बच्चों। देखिएगा बच्चों, जब भी कोई भी काम, अगर कोई कार्य कुछ समय से चल रहा हो, इफ अ वर्क हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल, कुछ समय से अगर वो चल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में क्या यूज होता है बच्चों, कुछ समय से अगर चल रहा है तो ऐसे सेंटेंसेस में आप लगाते हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या लगाते हो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि कुछ काम हुआ है और कुछ अभी भी हो रहा है। तो परफेक्ट मतलब कुछ काम हो गया है, और कॉन्टिन्यूअस मतलब अभी भी हो रहा है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है बच्चों, हैज या हैव के साथ, अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, हैज या हैव के साथ बीइंग लगा करके आईएनजी लगा दीजिए। यहाँ पर इन्होंने आर के साथ आईएनजी लगाया, इस आर को हटाइए, यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, हैव लगा दीजिए, बीन लगा दीजिए, सही हो जाएगा। यानी कि एरर कौन से पार्ट में है, ए पार्ट में है, फर्स्ट को क्लिक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें होगा क्या, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 78, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। इसका करेक्ट डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल, मैंने उससे पूछा कि वो की होल से क्यों देख रहा था। बच्चों देखिएगा, जब भी जो है कोई भी सेंटेंस WH वर्ड से अगर वो जुड़ा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो जो है, जब भी वो डायरेक्ट स्पीच में आएगा तो उसकी शुरुआत इसी से होगी। ठीक है, वाई से जुड़ा है तो वाई से होगी, वेन से जुड़ा है तो वेन से होगी, हाउ से जुड़ा है तो हाउ से होगी। बाकी सब में देखिए बच्चों, यहाँ आर से स्टार्ट किया, यहाँ डू से स्टार्ट किया, यहाँ पे यू से स्टार्ट किया है। एक ही सेंटेंस है जहाँ पर वाई से स्टार्ट किया, सिर्फ इस पर क्लिक कर दीजिए, आगे आपको देखना भी नहीं है क्या लिखा हुआ है। पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस, इनको करेक्ट प्रेजेंट टेंस में रखना है। लिखा हुआ है माई डॉटर नेवर राइट टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी डू, यानी मेरी डॉटर मुझे कभी लिखती नहीं तो क्या होगा, लेटर नहीं लिखती है, पत्र नहीं लिखती है, मुझे ये कभी भी कोई भी मैसेज नहीं भेजती है, इसलिए मुझे नहीं मालूम हो पाता है कभी भी कि वो क्या करती है। सारा कुछ अगर प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो तो पास्ट में हो। यहाँ पर इन्होंने देखिए बच्चों रोट लिखा है, नहीं लिखती थी, इसलिए मैं नहीं जान पाता था कि वो क्या करती है, नहीं होगा क्या करती थी होना चाहिए। तो देखिए ये कंसिस्टेंट नहीं है, इधर पास्ट लिखा, इधर पास्ट लिखा, इधर उन्होंने प्रेजेंट कर लिया, और शी के बाद तो वैसे भी डू नहीं आता सर, डज आता है। तो या तो पास्ट में ही रखो या प्रेजेंट में ही रखो, तो केवल एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पर ये देखिएगा क्या लिखा हुआ, माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी, मुझे वो कभी भी पत्र नहीं लिखती है, लेटर नहीं लिखती है, सो आई नेवर नो, इसलिए मुझे कभी मालूम नहीं हो पाता व्हाट शी इज डूइंग, वो क्या करती है। ठीक है, या वो क्या कर रही है, तो थर्ड हो जाएगा सही बिल्कुल, क्योंकि इसमें टेंस को उन्होंने कंसिस्टेंट रखा है। आगे देखेगा, पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट, इनमें से किसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो बच्चों देखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते कौन कौन से हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस दैट दीज दोज। जब भी दिस दैट दीज दोज के बाद जिस चीज की बात हो, अगर वो नाउन आ जाए तो समझ जाओ ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अगर ना आए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है भाई, बेसिक सी बात है भाई।
अगर इनके बाद नाउन आ गया तो ये इसी के बारे में बोलेगा, नाउन के बारे में जो बोलेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। नाउन अगर नहीं आया है इनके बाद तो इसका मतलब ये खुद ही उसके स्थान पे आए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाए। नाउन के स्थान पर जो आता है वो प्रोनाउन होता है, और नाउन के बारे में जो आता है वो क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव होता है। तो ये इधर हम देखेंगे, देखिए दिस लिखा है, दिस के बाद लिखा हुआ है काइंड, इस तरह के क्वेश्चन, तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, सेकंड हो जाएगा इसमें दिस, बाकी में तो कहीं भी दिया भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हमारा पैसेज है, पैसेज को देखने से पहले सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे भैया। क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंट बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग ए पोस्ट कार्ड। एक पोस्ट कार्ड को लिखने में एक बूढ़ी औरत को कितना समय लगता है, चलिए देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है 10 एन एल्डरली लेडी, तो देखिए ये हमको कीवर्ड मिल गया, एक एल्डरली लेडी एट लेजर, जो आराम से काम करती है, कैन स्पेंड द एंटायर डे राइटिंग अ पोस्ट कार्ड टू हर नीस, अपनी नीस को, अपनी भतीजी को अगर वो पोस्ट कार्ड भी लिख रही है तो उसमें बहुत टाइम लगाएगी, पूरा एक दिन लगा सकती है, इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, तो अ फुल डे हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंट बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड, अ फुल डे। व्हाट हैपेंस व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन सम वर्क इंक्रीजेस, किसी वर्क को करने के लिए जो समय हमको मिला है अगर वो समय बढ़ा दिया जाए तो क्या होता है बच्चों। देखिए पहली ही लाइन में आंसर दिया है, वर्क एक्सपेंड्स, काम बढ़ जाता है, सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन, उसी काम के लिए अगर आप 2 घंटे दो तो हो सकता है 2 घंटे में भी हो जाए वो, लेकिन अगर आपने उसी काम के लिए किसी को पूरे दिन का समय दिया तो आदमी का मेंटालिटी ऐसा होता है कि उसको भी धीरे 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 बड़े आराम से वो करता है और उसमें पूरा दिन लग जाता है। मतलब समय नहीं इंक्रीज हुआ, समय तो नहीं, सॉरी, कार्य इंक्रीज नहीं हुआ, कार्य बस एक्सपैंड हो गया, मतलब आपने उसको और डिटेल में कर दिया। तो अगर कार्य करने के लिए हमें बहुत सारा समय मिल जाता है तो क्या होता है, हमारा जो वो कार्य है उतना ही कार्य क्या करता है, पूरे जो हमारा टाइम है उसको कंज्यूम कर लेता है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम, सारा काम वो कर लेता है, लेजरली भी होता है वो, बट समय के संदर्भ में अगर हम जो देखें तो यही ऑप्शन सही होगा। आगे देखिएगा, व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, तो पिलर बॉक्स को हम लोग चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चों। तो an hour will be spent in finding the postcard, another hunting for spectacles, half an hour to search for the address, an hour and a quarter in composition, and 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box in the street। यानी कि अब वो जो ऑथर है, जो लेखक है इस पैसेज का, वो हमें दिखा रहा है कि कैसे एक बूढ़ी औरत को पूरा दिन लगता है। तो बोलता है 1 घंटा तो उसको अच्छा पोस्ट कार्ड ढूंढने में लग जाएगा, ढूंढती है अच्छा सा पोस्ट कार्ड में ढूंढू। फिर क्या होता है भैया, अपना चूंकि बूढ़ी हो गई तो उसकी याददाश्त भी कमजोर हो गई, चश्मा ढूंढने में, पेन ढूंढने में, हर चीज ढूंढने में, एड्रेस ढूंढने में, कहाँ लिखना है कैसे, उसको इतना समय लगता है, फिर सोच सोच करके लिखेगी, फिर उसको समय लगेगा पिलर बॉक्स तक जाने में। तो पिलर बॉक्स क्या होता है ये बच्चों, तो पिलर बॉक्स ऐसा रोड पे बना होता है ऐसे, तो इसी में आप जो है जाके लेटर डाल सकते हो। तो ये एक पिलर होता है जिसमें पोस्ट बॉक्स होता है, ओके। तो ये क्या है भैया, अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स, एक पिलर के जैसा पोस्ट बॉक्स होता है, इतना छोटा सा होता है ये, आपके मतलब वेस्ट हाइट तक का होता होगा, और इसी में जो हम लोग हैं अपना जो है लेटर डालते हैं, फिर पोस्टमैन आकर के वहां से उस लेटर को कलेक्ट करता है। हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, कौन सा आदमी है जिसको ज्यादा समय लगेगा किसी कार्य को करने में बच्चों, बिजी आदमी को। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए बच्चों, द टोटल एफर्ट that would occupy a busy man for 3 minutes all told may in this fashion leave another person completely exhausted after a day of doubt anxiety and toil। तो एक बिजी आदमी वही होता है जो अपना सारा काम समय रहते फिनिश कर लेता है। हमें लगता है क्या, हमें लगता है कि बिजी आदमी वो होता है जो दिन भर काम करे, वो बिजी आदमी नहीं होता, वो ऐसा आदमी होता है बहुत लेजरली काम करता है, बहुत आराम से काम करता है। बिजी आदमी का तो काम बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो बिजी आदमी को नहीं लगेगा, किसको लगेगा, अ मैन ऑफ लेजर, जो मतलब जो आदमी आराम से काम करता है उसको लगेगा टाइम। आगे देखिएगा, पॉइंट आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस वर्क एक्सपैंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। वर्क बढ़ जाता है, वर्क बढ़ता है जैसे जैसे किसी कार्य को करने के लिए समय बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, द मोर वर्क देयर इज टू बी डन द मोर टाइम इज नीडेड। नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है कि अगर समय हमको ज्यादा मिल गया है तो काम भी उसी में उसमें होता है, पूरा समय में यूज हो जाएगा। उसी काम के लिए आप आधा घंटा भी दो तो हो सकता है आधे घंटे में हो जाएगा, अगर आपने 2 घंटा दिया तो आदमी 2 घंटे लगाएगा। सो वट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड। ये ऑप्शन सही लग रहा है, इसी पर हम लोग टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे।
आगे क्या लिखा हुआ है, पैसेज को, इस बार मैं पैसेज को पहले पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन को बात करता हूँ, ताकि आपको दोनों चीजों का एक्सपीरियंस हो जाए कि पहले पढ़ने से ज्यादा आसान होता है या बाद में पढ़ने से ज्यादा आसान होता है। देखते हैं बच्चों। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एयरप्लेन्स। हेलीकॉप्टर्स एयरप्लेन से बहुत अलग होते हैं। दे कैन डू थिंग्स दैट एयरप्लेन्स कैन नॉट डू। वे ऐसी चीजें कर सकते हैं जो एयरप्लेन्स नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट, व्हेन एयरप्लेन्स मूव अपवर्ड दे मस्ट आल्सो मूव फॉरवर्ड, बट हेलीकॉप्टर्स कैन मूव स्ट्रेट अप विदाउट मूविंग अहेड। और तो पहला अंतर क्या है बच्चों, अगर एयरप्लेन को ऊपर उड़ना है तो ऊपर उड़ने के लिए पहले उसको थोड़ी देर रनवे पर चलना पड़ता है, उसको आगे भी बढ़ना पड़ता है बच्चों। लेकिन जो हेलीकॉप्टर होता है उसको ऊपर उठने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो तो सीधा ऊपर उठ सकता है। सेकंड, हेलीकॉप्टर्स कैन फ्लाई बैकवर्ड विच एयरप्लेन्स कैन नॉट डू। हेलीकॉप्टर्स पीछे को भी उड़ सकते हैं, लेकिन एयरप्लेन्स जो है वो, सेकंड क्या है बच्चों, हेलीकॉप्टर्स पीछे को भी उड़ सकते हैं, लेकिन जो एयरप्लेन्स हैं वो पीछे को नहीं उड़ सकते। Third, helicopters can use their rotors to hover in the air, which is impossible for airplanes. तो जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, तीसरा अंतर क्या बताया है लेखक ने, जो ऑथर है इसका, उसने ये बताया है कि हेलीकॉप्टर्स अपने रोटर्स की मदद से क्या होता है, हवा में एक स्थान पर रुक सकते हैं। हावर का मतलब क्या होता है, हावर का मतलब उसी जगह पर मंडराते रहना, उसी एक फिक्स प्लेस पर वो मंडराते भी रह सकते हैं। एयरप्लेन्स के लिए इम्पॉसिबल, एयरप्लेन्स को कंटिन्यूअस उड़ना पड़ता है। Helicopters can perform actions that airplanes cannot. They are used for different tasks. Helicopters वो actions को perform कर सकते हैं जो airplanes नहीं कर सकते हैं। उनको अलग अलग टास्क, अलग अलग कार्यों के लिए यूज किया जाता है। Since helicopters can take off without moving forward, they do not need runway for take off. क्योंकि हेलीकॉप्टर्स को क्या है बच्चों, बिना जो है वो आगे बढ़े हुए ऊपर उठ सकते हैं, इसलिए उनको रनवे की जरूरत नहीं पड़ती टेक ऑफ करने के लिए। They are used in congested areas where there is no room for airplanes or in isolated areas which do not have airports. इनका प्रयोग जो हेलीकॉप्टर्स है, इनका प्रयोग बच्चों कहाँ कहाँ हो सकता है, कंजेस्टेड एरियाज में भी हो सकता है। लेकिन एयरप्लेन्स को क्या है, पहले खुद थोड़ी दूर चलने के लिए उनको खाली रोड चाहिए, यानी ये बहुत अगर कंजेस्टेड प्लेस है तो वहां ये आ ही नहीं सकते। और हेलीकॉप्टर को आप कहीं भी निर्जन से निर्जन स्थान है जहाँ बहुत मुश्किल से कोई और साधन पहुंच सकता हो, वहां आप हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हो। हेलीकॉप्टर्स को एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो एयरप्लेन्स होते हैं उनको एयरपोर्ट की आवश्यकता होती है। और बच्चों, इसीलिए आप ये देखिए, कोई भी रेस्क्यू कार्य होता है या कहीं दूर दराज इलाकों में कोई सुविधा अगर हमें पहुंचानी होती है तो हेलीकॉप्टर से ही पहुंचाया जाता है। बिकॉज दे कैन हॉवर, दे आर यूज्ड ऑन फायर फाइटिंग मिशन टू ड्रॉप वाटर ऑन फायर। क्योंकि वो एक स्थान पर रुक सकते हैं, इसीलिए वो आग बुझाने के भी काम आते हैं। एक स्थान पर रुक के ऊपर से वो आग को बुझा सकते हैं। दे आर यूज्ड इन लॉगिंग ऑपरेशन टू लिफ्ट ट्रीज आउट ऑफ फॉरेस्ट। वो जंगलों से पेड़ों के बड़े बड़े लट्ठों को उठाने के लिए भी यूज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रुक सकते हैं, हवा में रुके रहेंगे, तब तक नीचे जो वर्कर है उसको बांध बांध देगा लट्ठों को, तब उड़ जाएगा। एयरप्लेन ऐसा नहीं कर सकते। हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड एज एयर एम्बुलेंसेज टू एयरलिफ्ट पेशेंट्स आउट ऑफ सिचुएशंस व्हिच आर डिफिकल्ट टू रीच बाय कन्वेंशनल एम्बुलेंसेज। बहुत सारे एरियाज, पहाड़ी हिली एरियाज होते हैं या जंगल के एरियाज होते हैं जहां पर रोड से एम्बुलेंस, जो हमारी कन्वेंशनल एम्बुलेंस है वो नहीं जा सकती। ऐसे प्लेसेस में हेलीकॉप्टर्स का यूज एयर एम्बुलेंस की तरह भी हो सकता है यूज। द पुलिस यूज हेलीकॉप्टर्स टू फॉलो सस्पेक्ट्स ऑन ग्राउंड और टू सर्च फॉर कार्स ऑन द ग्राउंड। पुलिस जो है वो भी हेलीकॉप्टर का यूज करती है क्या, अगर कोई चोर है या कोई ऐसा जो भाग रहा है या उसको उनको मॉनिटर करना है, उसके लिए भी यूज होता है। फिल्मों में आप लोगों ने देखा ही होगा। ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर्स हैव मिलिट्री यूजेस बिकॉज ऑफ देयर डिजाइन एंड कैपेबिलिटीज। और हेलीकॉप्टर्स का मिलिट्री यूज भी बहुत होता है क्योंकि उनका डिजाइन सिंपल है, क्योंकि उनको वो किसी भी सिचुएशन से उड़ सकते हैं और एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये रहा पैसेज बच्चों। ये मेथड भी मैंने सोचा आपको मैं करके दिखा दूं, ताकि आपको ये लगे कि हाँ हम, आप चाहो तो पहले भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई इतना आप लोगों के पास बहुत समय होता है इस एग्जाम में, इसीलिए। देखिए बच्चों, क्या है द वर्ड कंजेस्टेड इन द पैसेज मींस। कंजेस्टेड का मतलब क्या है पैसेज में बच्चों, कंजेस्टेड मतलब होता है जहां पर बहुत ज्यादा रूम ना हो। द प्लेस हैज नो स्पेस, जहां पर जगह नहीं होती। द प्लेस इज रूमी, जगह बहुत होती है। नहीं भैया, अगर रूमी होता तो फिर वो कंजेस्टेड क्या होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइएगा। हेलीकॉप्टर कैन हॉवर व्हाइल एन एयरप्लेन कैन नॉट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। हॉवर इन द पैसेज में, हॉवर का मतलब क्या होता है बच्चों, हॉवर का मतलब स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, एक ही जगह पर मंडराते रहना, रुके रहना, उसी को हॉवरिंग कहते हैं बच्चों। 87 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ परफॉर्म इन द पैसेज। परफॉर्म क्या है बच्चों, तो परफॉर्म का अर्थ होता है प्रदर्शन करना। वर्ब है, आपको पीछे देखने की भी आवश्यकता नहीं है इसमें। वाई इज अ हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के जैसे
कैसे यूज होता है? इट रीचेज द इनएक्सेसिबल, एक ही में होना चाहिए था। इट रीचेज द इनएक्सेसिबल प्लेसेस इजीली, जैसी जगहों पर आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। इनएक्सेसिबल का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसी जगह है जहां पर आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता है। वहां पर हमें मालूम है, क्योंकि हेलीकॉप्टर को एयर में होता है जाना, तो वो यूज हो सकता है। ठीक है भैया, चलिए। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड वेरी इन द पैसेज। वेरी क्या होता है बच्चों? आप जानते हो कि वेरी जो है वो एडजेक्टिव के पहले आता है। जैसे हम लिखते हैं वेरी गुड बॉय, तो बॉय क्या होता है बच्चों? बॉय तो कोई लड़का है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान है, तो मतलब ये नाउन है। गुड क्या है? इसी के बारे में है, तो ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बारे में भी जो बोले वो क्या हो जाता है बच्चों? एडवर्ब है। लिखा हुआ बहुत अच्छा, तो ये अच्छे के बारे में ही बोल रहा है कि अच्छा है, और अच्छे में क्या है? बहुत अच्छा है, तो ये एडवर्ब होना चाहिए। एक बार पैसेज में भी चेक कर लेते हैं कहाँ पर वेरी का यूज किया है। तो ये देखिए क्या लिखा है, जो हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट, तो डिफरेंट एडजेक्टिव हो जाएगा और वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये मेथड आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके सभी लोग जरूर बताइएगा। कौन सा आपको आसान लगा, पहले क्वेश्चन को देख करके पैसेज करना, या पहले पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद में क्वेश्चन करना? अगर आपकी इंग्लिश की समझ ठीक ठाक है तो आपको दोबारा उस पर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ठीक ठाक नहीं है तो आपको हो सकता है कई केसेस में दोबारा जाना भी पड़ सकता है पैसेज पे। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा बच्चों कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगा आपको। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इस लेक्चर सीरीज का, उसमें हम लोग देखेंगे 2016 के पेपर्स, 2016 के प्राइमरी और जूनियर का पेपर। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है हमारा फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें हमने 18 का किया है, फिर सेकेंड पार्ट जिसमें हमने 19 के प्राइमरी जूनियर सबका किया है, ये 17 का प्राइमरी हो चुका था, और जूनियर का मैंने आज करवाया है। सभी लोग इसको देखिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लोगों को भरपूर मात्रा में जोड़िए। और अगर आपको लगता है कुछ किसी और एग्जाम की सीरीज लेकर के आ सकते हैं, या कोई सजेशन है आपका कि सर इस पर भी वीडियो या इस तरह की एक सीरीज चलाइए, तो वो भी मैं जरूर चलाऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। सभी लोग अपना ख्याल रखिए बच्चों, मेहनत करते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कीप वर्किंग हार्ड, कभी जाया नहीं जाएगा, कभी न कभी आपको इसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव फन।